नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव खबर से, सबके काम की खबर से। घरेलू गैस कस्टमर जल्द ही अपने पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकेंगे। यानी अगर आपके पास इंडेन का गैस कनेक्शन है तो भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर से भी खाली सिलेंडर की रिफिलिंग करवा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही चंडीगढ़, कोयंबटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करने वाला है। इन शहरों में योजना के सफल रहने पर इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। मोबाइल ऐप या कस्टमर पोर्टल के जरिए एलपीजी रिफिल की बुकिंग करते समय ग्राहकों को इसका विकल्प मिलेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेटिंग भी दिखाई देगी। ग्राहक एलपीजी रिफिल की डिलीवरी लेने के लिए अपने एरिया के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकेंगे। देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर लेने का नियम लागू किया था। पहले बिना एड्रेस प्रूफ के नया कनेक्शन लेना काफी मुश्किल होता था, लेकिन सरकार के इस नियम से अब कोई भी कस्टमर बिना प्रूफ के नया कनेक्शन ले सकता है। महत्वपूर्ण पहल है ये। एलपीजी कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। एलपीजी के बाद अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और इसको लेकर देश भर में 11 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। खबर यह भी है कि इस देशव्यापी आंदोलन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है, लिहाजा अब कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के सामने अपना विरोध जताएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि 4 मई के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कांग्रेस का एक और मोर्चा खोलने का मन, और इस बार मुद्दा है पेट्रोलियम डीजल, जिसके दाम 4 मई के बाद यानी करीब करीब 1 महीने के अंतराल में 22 बार। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार अब पेट्रोलियम डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का रुख। और ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर किस तरह से टीका टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आई है। इसकी तरफ से भी देख लेते हैं क्या कहा है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। डीजल और पेट्रोल के दाम यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो उसका कारण तो कमलनाथ जी की सरकार है। जो वेट लगा वो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको बढ़ाने का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जहां तक देश में पेट्रोल और डीजल दाम बढ़ने की बात है, वो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। और कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, जमा खर्च कर जनता को गुमराह करना है। जैसे ही मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सियासत शुरू हो जाती है। गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजनीति में 2 रंग दिखाई दिए। एक रंग देखकर लगा कि कुछ ऐसा ही होता होगा। जब राजनीति में कोई पार्टी नीचे पहुंच जाती है, और दूसरे रंग से ये पता चलता है कि आखिर कैसे कोई पार्टी टॉप पर बनी रहती है। तो क्या है ये रंगों का खेल कि कोई नीचे है, कोई ऊपर है? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में घमासान, बीजेपी में साथ साथ काम, हाथ में बचेगा कुछ, बीजेपी देख रही सब कुछ। ये 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत की बॉटम और टॉप का उदाहरण है। गुट है तो बॉटम पर पार्टी और एकजुटता है तो टॉप पर पार्टी। कांग्रेस की ताजा हालत बॉटम पॉलिटिक्स जैसी है और बीजेपी तो टॉप पर है ही। सिंधिया भोपाल दौरे पर आए तो सबसे मिले और ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने सीएम शिवराज की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं
उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब जरा कांग्रेस में ताजा कलह को भी जान लीजिए। दरअसल अजय सिंह का कमलनाथ के बयान पर पलटवार करने के बाद पार्टी में सियासी घमासान तेज हो गया है। अजय सिंह पर उज्जैन की कांग्रेसी नेता नूरी खान ने निशाना साधा तो सिंगरौली की महिला ब्रिगेड अजय सिंह के समर्थन में उतर आई। प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री नीलम सिंह के नेतृत्व में आए महिलाओं का प्रतिनिधि दल सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर पहुंचा और पीसीसी की अनुशासन समिति से नूरी की शिकायत की और अजय सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग की। बिल्कुल मिलना चाहिए। कर्मठ नेता हैं, उन्होंने 15 साल बहुत संघर्ष किए और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा भाजपा का विरोध अजय सिंह भैया ने किया है। मैं नूरी खान जी जो उन्होंने एक प्रदेश से की प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने राजनीतिक तो जो बयान दिया, लेकिन व्यक्तिगत जो उन्होंने बयान दिया मोहम्मद साहब के बारे में, वो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। अजय सिंह राहुल भैया, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, क्या आपने शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया? जब लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 899 की कीमत वाला 50,000 तक खरीदना पड़ा, क्या आपने सवाल किया? जिस तरीके से आज लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी है, क्या आपने शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया? लेकिन आज आप कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस में अंतर्कलह की एक और धारा बहती दिखी। लक्ष्मण सिंह भी अपनों को निशाने पर लेते दिखे। हम लोगों को पता नहीं हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो अब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या क्या होता था, किसने कितनी जमीन दबा रखी है, किसने कैसे क्या कमाया है, वो सारी बातें निकल के आएंगी। क्योंकि पीठ पीछे अगर इस तरह होता रहा तो फिर पार्टी को खड़ा कैसे करेंगे और पार्टी की छवि क्या बनेगी? तो पार्टी की छवि भी सुधरेगी और पता चलेगा, क्योंकि ये लोग तो अगर पीठ पीछे हमारे करते हैं तो हमारे साथ होंगे ही नहीं ना। ये तो सत्ता के साथ अभी बीजेपी के साथ घुस जाएंगे, फिर इधर हमारी सरकार बनेगी, फिर इधर घुस जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो एक्सपोज होंगे, इसलिए मैंने ट्वीट किया। वैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कलह जहां होगी तरक्की वहां नहीं होगी। इन दो तस्वीरों को देखकर भी यही पता चलता है और साफ साफ समझ में आता है कि एक पॉलिटिक्स बॉटम पर क्यों है और दूसरा टॉप पर क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब वो कहते भी है ना सर कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। तो जहाँ पर एक जैसी राय नहीं होगी और मत भिन्नता होगी, वहाँ संपन्नता तो बिल्कुल नहीं होगी और मत भिन्नता जो है वो टूटन की तरफ भी ले जाती है। बात सियासत की हो रही है तो बीजेपी के सितारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम कैसे भूल सकते हैं। वो 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर रहे और हर जगह सुर्खियों में भी छाए रहे। चर्चा तो ये भी रही कि वो ग्वालियर चंबल की इमेज से निकलकर सर्वमान्य, सर्वस्पर्शी बनना चाहते हैं। आखिर कैसे, खुद ही देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की सियासत का इस वक्त सबसे चमकता सितारा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस सितारे की चमक भोपाल दौरे पर एक बार फिर देखने को मिली। वही अंदाज, वही तेवर, लाओ लश्कर के साथ सिंधिया की सवारी। धीरे चलाओ भाई, ऐसा मत चलाओ। तुम्हारे साथ 40 लोग बैठे हैं बस के अंदर, कृपा करके धीरे चलाओ। 5 मिनट कहीं लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मत चलाओ। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आए तो सियासी हलचल होना लाजमी है। राजनीतिक विश्लेषक उनके दौरे को निगम मंडल की नियुक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये तामझाम महज इसी बात का था? क्या भविष्य की किसी खास रणनीति की इबारत लिखी जा रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गए तो मुख्यमंत्री शिवराज से निगम मंडल पर सहमति बनाने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात के क्या मायने हैं? जानकार मानते हैं कि सिंधिया ग्वालियर चंबल के नेता की मुख्य छवि से निकलना चाहते हैं। हालांकि सिंधिया का नाम प्रदेश के ही नहीं देश के दिग्गज नेताओं में शुमार है, लेकिन कई बार ग्वालियर चंबल के प्रभाव के नेता
छवि में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी में किसी गुट विशेष के नेता बनकर भी नहीं रहना चाहते। वो सर्वस्पर्शीय नेता के तौर पर ही राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि उनकी दादी किसी गुटबाजी में नहीं होती थी। उनके लिए मालवा, बुंदेलखंड या ग्वालियर चंबल रीजन कोई भी हो तो वो सारे क्षेत्र समान तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। सिंधिया बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि बीजेपी की राजनीति में सर्वमान्य और सर्वस्पर्शी होना बेहद जरूरी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार बोल चुके हैं कि किसी का कोई गुट नहीं, बल्कि वो सबके हैं, सब उनके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं और मैं सबके साथ जुड़ा हूं। हालांकि राजनीति में जो होता है उसे कैमरों के सामने नहीं कहा जाता। दिग्गजों की मुलाकात को भी सौजन्य भेंट कह दिया जाता है। ये पूछ लीजिए कि क्या बात हुई तो यही कहा जाता है कि सामान्य बात हुई, विकास की बात हुई। पारिवारिक वातावरण में सारा आज का होगा, इसके लिए किसी अन्य रूप में न ले जाके, बल्कि जो सिंधिया जी के काम थे रुके हुए, उनके बारे में भी चर्चा हुई। उनके क्षेत्र के बारे में, हमेशा क्षेत्र के बारे में चिंतित रहते हैं, तो वह भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि काम करते रहिए। देखिए, सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश में जब भी वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कार्यकर्ता, नेताओं सबके यहाँ वो जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ चाय पर आए थे। आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया विंध्य के नेताओं से मुलाकात करें तो कोई सियासी मायने नहीं निकालिएगा, क्योंकि सिंधिया अब पूरी तरह से बीजेपी में रच बस गए हैं। गुटिये नेता की छवि से बाहर निकलकर सिंधिया प्रदेश के सर्वमान्य नेता की छवि बनाने में जुट गए हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए अब सियासत की इन पेचीदा गलियों से निकलते हैं और चलते हैं प्रकृति की हरी भरी मखमली चादर की तरफ। आषाढ़ का महीना है, उन बूंदों ने दस्तक दे दी है जिसका बहुत जिक्र था। कहने का मतलब यह है कि मानसून ने आमद दे दी है। मध्य प्रदेश में बीते करीब 10 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम बहुत खुशनुमा है और भोपाल की तो बात ही क्या है। ये तो ऐसा लगता है कि मसूरी, देहरादून और कोई हिल स्टेशन खुल गया है। 7 दिन पहले मानसून राज्य में पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सीवनी, बालाघाट और मंडला तक आ गया है। मौसम विभाग ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बीते 10 दिनों से मानसून के लगातार सक्रिय होने के चलते ये 1 हफ्ते पहले ही आ गया है। हालांकि इसके पूरे मध्य प्रदेश में 20 जून तक सक्रिय होने की उम्मीद है। जबलपुर, शहडोल संभाग, रीवा, सतना, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा में भी बारिश और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिन बूंदों की आवाज का आपको हमको इंतजार है, सुनिए जरा उनका, सुनिए। वाह, उधर छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने दस्तक दे दी। छत्तीसगढ़ में मानसून सामान्य तौर पर 16 जून को सक्रिय होता है। 4 दिनों में ये पूरे प्रदेश को अपनी छत्र छाया में ले लेता है, लेकिन इस बार ये 9-10 जून को ही रायपुर तक पहुंच चुका है, यानी वहां भी काफी बिफोर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बार मानसून के सामान्य रहने की संभावना भी जताई गई है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्थितियां बनी रहीं तो कुछ ही दिनों के अंतराल में इट वॉज रैनिंग झम्माझम, जी हाँ, जोरदार बारिश होने की पूरी संभावना।
निकाल लीजिए छतरियाँ, रेनकोट, और पकोड़े शकोड़े के शौकीन तो होंगे ही सर आप, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। लॉकडाउन भी हट गया, लेकिन गड़बड़ मत करिएगा, आराम से मानसून को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि भीग कर अगर सर्दी जुकाम हुआ तो फिर चक्कर है। अब चलते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मसलों की तरफ, खबरों की तरफ। पाकिस्तान भी अजब है, हमेशा उल्टी चीज़ों के लिए सुर्खियों में रहता है। आपने न्यूज़ चैनल के लाइव शो में डिबेट्स तो खूब देखी होंगी, बहस मुबाहिसे तो खूब देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक डिबेट के दौरान मामला फिर हाथापाई तक पहुंच गया। पाकिस्तान में ऐसे मसले इसके पहले भी कई बार हुए। देखिए आप जरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व स्पेशल असिस्टेंट और वर्तमान में पंजाब प्रांत के सीएम की सलाहकार फिरदौस आशिक अमान फिर सुर्खियों में है। इमरान खान की करीबी इस महिला नेता ने शो में ही विपक्षी सांसद को थप्पड़ जड़ दिया, पहले कॉलर पकड़कर गाली गलौज शुरू कर दी। दरअसल दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दे पर बहस हो रही थी। बहस के दौरान वहां मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री की विशेष सहायक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जो सांसद हैं उनको कादिर मंदखौल के साथ उलझ गई और फिर कहां पीछे रहती थी, थप्पड़ मार दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो। क्यों हो गया? आप देख रहे हैं कि किस तरह ये मंजर रहा। बीच में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ। और ये लेडी, जैसा हमने आपको बताया कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं इमरान खान साहब, उनकी करीबी बताई जाती हैं, और इसीलिए गुस्सा इनका इन खातून का इतना बढ़ गया कि पहले हाथ गिरेबां तक पहुंचा और गिरेबां से सीधे गाल तक पहुंच गया। मोबाइल भी उठा के मारने वाली थी। कमाल है। वहां भी पंजाब है तो भाई साहब समझ ही नहीं पा रहे थे सांसद महोदय, क्यों हो गया, अब क्यों परेशान हो रही हैं। बेचारे परेशान होते ही होते सोचा भी नहीं था कि लाइव शो में थप्पड़ पड़ जाएगा साहब। इसीलिए टेलीविज़न की डिबेट्स बड़ी बदनाम हो जाती हैं। खैर, लोग ये भी कहते हैं बदनाम न होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलिए, दोनों नज़रिए से देखिए इसको। फिलहाल मैं रुक रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और रुख करते हैं खबरों की तरफ। 2014 से पहले न तो स्वच्छता मिशन का आज के जैसा कोई जिक्र होता था और न हम ये सोचते थे कि शहर में जगह जगह डस्टबिन भी होने चाहिए। सफाई को लेकर जागृति तो बहुत बढ़ी है, लेकिन लगता है कि इसी के चलते घोटाले का अवसर भी घोटालेबाजों को मिलने लगा है। जगदलपुर नगर निगम में डस्टबिन खरीदी के नाम पर लाखों का खेल हो रहा है। यूं तो शहर में 36 लाख रुपए के डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन इनके लगने का काम भी पूरा नहीं हुआ कि इनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट जिसमें स्वच्छता के नाम पर सफाई कर दी गई है, हाथ की सफाई। ये डस्टबिन जगदलपुर की स्वच्छता के लिए लाए गए हैं, लेकिन स्वच्छता से ज्यादा ये सियासत का मुद्दा बन गए हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने क्वालिटी को लेकर इन पर सवाल खड़े किए हैं और खरीदी में घोटाला होने का आरोप लगाया है। संजय पांडे का कहना है कि डस्टबिन की क्वालिटी बेहद खराब है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में एक डस्टबिन की कीमत 7,000 रुपये बताई जा रही है, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। नगर निगम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। 36 लाख रुपए की डस्टबिन बिना किसी योजना के नगर निगम ने क्रय की है। क्वीन डस्टबिन के नाम से राज्य शासन से पैसा आया। बिना किसी योजना बनाए 522 नग, प्रत्येक नग 7,000 रुपये का डस्टबिन, जिसकी कीमत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इस संबंध में कल महापौर आयुक्त से शिकायत की गई है और देखना यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार को नगर निगम फिर से खपाने का प्रयास करेगा या उस क्रय आदेश को निरस्त करके उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेगा। अधिकारियों के मुताबिक 48 वार्डों के लिए 522 डस्टबिन का ऑर्डर दिया गया था। जब खराब क्वालिटी की बात सामने आई
तो नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर शिकायत भी दर्ज कराई। 48 वार्ड में प्रति वार्ड लगभग 10 से 15 ट्विन बिन की आवश्यकता को देखते हुए 522 ट्विन बिन की मांग पहले भेजी गई थी। उसके लिए खरीदी प्रोसेस जैसे मार्च फरवरी में चालू करने के पश्चात लॉकडाउन होने की वजह से सप्लायर जो था, जो L1 आया था, उन्होंने उस समय सप्लाई में लेट किया था। कमेटी के माध्यम से इंस्पेक्शन करवाया, उसमें उसके साइज़ को लेकर कुछ कमियां थी, जैसे कि जो ट्विन बिन है वो छोटा था और जो स्टैंड है उसमें वज़न कम था। तो उसके आधार पे हम लोगों ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पे जेम पोर्टल में कंप्लेन लॉन्च करके इस मटेरियल को वैसे भी रिजेक्ट कर दिया है। वहीं महापौर ने विपक्ष पर बेवजह मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया है। महापौर का कहना है कि कमियों को देखकर पहले ही शिकायत दर्ज हो चुकी है और इसकी जानकारी विपक्ष को भी है। इसके बावजूद बेवजह विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। ट्विन बिन अभी जो शहर में लगने वाला है, ये राज्य शासन की योजना है और सभी जिलों में लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना होने के कारण हम लोगों ने पहले ही उसकी शिकायत करवा दी है और विपक्ष का काम कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में भी है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने पहले ही कर दी है। उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है तो इसे वो पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप हैं तो सत्ता पक्ष की सफाई भी है और ये भी साफ है कि स्वच्छता के नाम पर लाखों का खेल खेला गया है, जिसका फायदा शायद जनता को उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। आपने भी देखा डस्टबिन, क्या आपको लगा ये 7,000 का है? और महापौर ये कह रही हैं कि शिकायत कर दी तो काम खत्म हो गया। शिकायत तो हमने भी कर दी, क्वालिटी ठीक नहीं। यही बात आयुक्त साहब भी कह रहे हैं। यही वो भूल भुलैया हैं जहाँ समस्याएं, भ्रष्टाचार, घोटाले किस गुफा में कहाँ गायब हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता। चलिए अब इस पेचीदा दुनिया से भी निकलते हैं, चलते हैं अंतरिक्ष की तरफ। आज भी ये रहस्य ही है कि एलियन कहाँ से आते हैं, उनका वजूद है या नहीं है। आसमान में दिखने वाले UFO, ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी हकीकत क्या है? हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग की एक समीक्षा रिपोर्ट लीक हुई है, जिससे नई बहस शुरू हो गई है कि क्या एलियन समुद्र से आते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें 20 सालों का डाटा है। 20 सालों में अमेरिकी नौसेना ने आसमान से जो भी आसमान में अज्ञात चीजें देखी, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र है। करीब 120 से अधिक घटनाओं का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलियन के विमान आते हैं तो गायब हो जाते हैं। क्या ये हाइपरसोनिक प्लेन होते हैं? खैर, ये तो जांच और शोध का विषय है, लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल कोलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च के उपाध्यक्ष गैरी हेजल्टाइन ने दावा किया है कि एलियन अंतरिक्ष से नहीं, समंदर से आ रहे हैं। है ना बहुत अलग तरह का दावा। हेजल्टाइन साहब ये भी कहते हैं, हेजल्टाइन साहब, कि समुद्र के अंदर एलियन ने अपने बेस बना रखे हैं, अपने आधार जो उनका है उसको बना रखा है। गैरी हेजल्टाइन का ये भी कहना है कि हम जितना अंतरिक्ष को जानते हैं उससे भी कम महासागर को जानते हैं। हम सिर्फ 5% ही महासागर के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम महासागरों से ज़्यादा चांद या मंगल की सतहों के बारे में जानते हैं, लेकिन महासागरों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। गैरी हेजल्टाइन की बातों में दम इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने UFO पर शोध किया है। एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो है उसको भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो बड़ी दिलचस्प खबर थी ये कि क्या समुद्र ही वो दुनिया है जहां से एलियन निकलते हैं। चलिए आगे खुलासा होगा अगर सच्चाई होगी इसमें। एक तरफ कोरोना का टीका लगाने के लिए लकी ड्रॉ और ढेरों इनाम की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ चीन की यूनिवर्सिटी में एक अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ की नानजिंग यूनिवर्सिटी अपने विज्ञापन को लेकर विवादों में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए लड़कियों के साथ रहने का ऑफर किया है। सोशल मीडिया ऐप वाइबू पर दिए गए विज्ञापन में एक गुड लुकिंग छात्रा साइन बोर्ड लिए खड़ी है। इसमें लिखा है कि क्या आप मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में
सुबह से लेकर रात तक समय बिताना पसंद करेंगे। इस विवाद के बाद ये विश्वविद्यालय विवादों में आ गया है। अब सवाल ये है कि शिक्षा का क्या ऐसा बाजारीकरण होना चाहिए? अगर ऐसे शिक्षा हासिल करनी है तो फिर कहाँ से आएंगे संस्कार? क्या वुहान की लैब से जो निकले हैं उसी तरह के संस्कार हैं? क्या होंगे स्टूडेंट्स के विचार? खैर, मैं भारतीय होने के नाते ये सारी बातें बोल रहा हूँ। चीन के लोग क्या सोचते हैं ये तो वही तय करें। वैसे ये कोई अच्छी और बहुत ही संभ्रांत किस्म की हरकत तो कतई नहीं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस बुलेटिन में जाने के पहले आपसे ये गुजारिश कि आरबीआई का संदेश ज़रूर देखिए और सुनिए, जो कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।